चलिए साहब, एक क्वेश्चन दिया था मैंने। क्वेश्चन ये है, मेरे पास 50 किलोग्राम। अब ऑब्जेक्ट आपका 100 किलो का था, कितने का था? तो ये कितना है? 2 किलोग्राम। ये डिस्टेंस, और ये कितना है? 1 मीटर। अब दिक्कत ये है कि मैं कहां मानूं मास, यहां मानूं, यहां मानूं, यहां मानूं। तो मैं ऐसा करता हूं, मैं इसमें एक सेगमेंट मानता हूं। ठीक है, रॉड में जो सेगमेंट माने जाते हैं वो माने जाते हैं रेफरेंस पॉइंट से आर पे जाके डी आर का सेगमेंट, इस तरह से, या एक्स पे जाके dx का सेगमेंट, या y पे जाके इस तरह के सेगमेंट माने जाते हैं, dy का सेगमेंट। इस तरह से हम लोग इसमें सेगमेंट मानते हैं। अगर मेरे पास रेफरेंस पॉइंट ये मानता हूं तो यहां r पे जाके मैंने माना ये डिस्टेंस है, ये मेरा सेगमेंट है dr का, और ये dr यहां से r डिस्टेंस पर है, और मैं इस छोटे से सेगमेंट और इसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल लूंगा और उसके बाद इसको कर दूंगा इंटीग्रेट। क्लियर? तो अगर ये सेगमेंट है जिसका मास dm है, तो इन दोनों के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशन फोर्स dF इज इक्वल टू g m स्मॉल m और दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। क्लियर? अब इस dm की वैल्यू निकालता हूं। 1 मीटर लेंथ का मास 50 किलोग्राम है, तो dr मीटर लेंथ का मास कितना होगा? 50 dr। हो गया? ठीक है। फोर नेट फोर्स, इसको इंटीग्रेट करो, जो कांस्टेंट है बाहर निकालो। g कांस्टेंट है, कैपिटल M कांस्टेंट है, 50 कांस्टेंट है, 1/r² dr। फोर्स 0 से F r। अब r की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? 10 और मैक्सिमम 11। तो 10 से 11 के लिए आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। तो ये हो गया g कैपिटल M 50, r की पावर -2 +1 -2 +1 अपर लिमिट लोअर लिमिट, g m 50, ये हो जाएगा -1, नीचे भी -1 हो जाएगा, तो 1/r। क्लियर? माइनस बाहर ले लो, अपर लिमिट लोअर लिमिट, r की जगह एक बार 11 एक बार 10। अब वैल्यू पुटअप कर दो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक मिनट। जी 6.67 10 की पावर -11, 2 किलो 50 इंटू 10 - 11 अपॉन 11 इंटू 10, दिस विल बी आंसर। पहले आप लिख लो, इसको फिर से समझाता हूं। चलो शुरू करें एक बार फिर से। अब देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत जो इसमें मेरे सामने थी वो ये थी कि, यहां पे लिख दूं ना, दिख रहा है कि रॉड मेरे पास है ये और एक मास है ये। अब मैं इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या लूं? तो ये टेक्निक आपको मैंने रटवा दी कि अगर आपके पास ऐसी कोई बात आती है और रॉड पे कोई सेगमेंट मानना है, तो रॉड पे सेगमेंट ऐसे ही मानते हैं, आर पे जाके dr, एक्स पे जाके dx, डी पे जाके dx, ऐसे। बट यहां मैंने लिखा है पे जाके, कहां से जाके? रेफरेंस पॉइंट। अब भाई इसका मास तो कांस्टेंट है ना, ये तो मुझे पता है, ये यहां पर है। अब यहां से कितनी दूरी पर रॉड है?
रॉड का मास मैं यहां मानू, यहां मानू, यहां मानू, यहां मानू, कहां मान लू यार, दिक्कत ये। तो मैंने क्या करा, यहां से आर पे जाकर किसी भी एक जगह पर डी आर का सेगमेंट मान लिया। और मैंने कहा कि अब मुझे इस सेगमेंट जिसका मास डीएम है और ये जो मास है एम, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आर है, सिर्फ मुझे इस सेगमेंट का ही ग्रेविटेशन फोर्स निकालना है। तो मैंने निकाल दिया कि छोटे से सेगमेंट का छोटा सा फोर्स जी एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। अब फर्क सिर्फ इतना है कि मुझे डीएम की वैल्यू रखनी है, खत्म हो गया। अब डीएम की वैल्यू कैसे रखूंगा, 1 मीटर का मास 50 है, तो डी आर, ये लेंथ कितनी थी आपकी, डी आर, डी आर का ही तो सेगमेंट था ना, डी आर का सेगमेंट, यानी कि ये लेंथ डी आर होनी चाहिए। तो 1 मीटर का मास 50 किलो है, तो डी आर का सेगमेंट 50 डी आर, ये मेरे पास आ गया डीएम। ये वैल्यू वहां रखी है। उसके बाद में जब मैंने इसको इंटीग्रेट करा तो मैंने बोला आर। अब मैं इंटीग्रेट करने का मतलब ऐसे कई सारे टुकड़े लेकर के सबको जोड़ दूंगा, सबके फोर्स को जोड़ दूंगा। तो ये टुकड़े की रेंज कहां से आएगी, मिनिमम टुकड़ा आप यहां मानोगे, मैक्सिमम टुकड़ा आप यहां मानोगे, इससे यहां से यहां, तो यहां से 10 है और वहां पर 11 है, तो 10 से 11 मेरा लिमिट लग जाएगा, बस बाकी तो वही है। एक बार फिर से देख लो यश, ओके रक्षित, अर्नाव समझ में आया बेटा, ठीक है, सार्थक, श्रेया, चलो। तो वैसे फिजिक्स में जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसमें अगर कहीं ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें इंटीग्रेशन लगता है तो क्वेश्चन बाय डिफॉल्ट टफ हो जाता है। अभी आप इतनी जल्दी नहीं पकड़ पाओगे कि कहां इंटीग्रेशन लगेगा, बट जैसे जैसे करते जाएंगे, हम फिजिक्स पढ़ते जाएंगे, फीलिंग आती जाएगी। जैसे आपको इतनी तो फीलिंग आएगी कि जब भी कोई तिरछा फोर्स आता है तो दूसरा उसके कंपोनेंट कर लिए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न, माइनस, तो माइनस मेरे भी नहीं आया, वो 10 - 11 करूंगा तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस हट भी जाएगा। हाँ मेरी भी यही आई थी। हाँ तो वो तो देखना, नीचे मैंने लिखा था 10 - 11, तो वहां पे -1 आएगा तो हट जाएगा। हाँ बिल्कुल सेम है। वाओ गुड। चलिए क्वेश्चन लिखे, फाइंड द पॉइंट वेयर नेट ग्रेविटेशनल फोर्स इज 0। फाइंड द पॉइंट फ्रॉम 3m मास, फाइंड द पॉइंट फ्रॉम 3m मास where net gravitational force is 0। $100 मीटर। चलिए मुझे वो पॉइंट ढूंढ के बताइए जहां पर नेट ग्रेविटेशनल फोर्स 0 हो। चलिए एक बात समझते हैं, एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं। सपोज करो कि हमें यह पता करना है कि अंतरिक्ष में ऑक्सीजन है या नहीं है, या जो हम जा रहे हैं और उसमें आदमी जा सकता है नहीं जा सकता, तो हम क्या करते हैं, पहले आदमी भेज देते हैं या कोई चूहा हुआ भेज दे, है ना, चूहा हुआ भेज देते हैं ना कि भाई देखो उसको पता लग जाएगा ऑक्सीजन है नहीं है, जिंदा रहा तो ठीक है। आदमी थोड़ा भेज दोगे, जाते आदमी भेज दिया उन्होंने, नहीं ना, तो वो हमने टेस्ट के लिए भेजा ना। तो ऐसे ही हमारे पास अगर मुझे यह पता करना है कि कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है, तो हम लोग टेस्ट चार्ज का कॉन्सेप्ट रखते हैं। ऐसे ही कहीं पर ग्रेविटेशनल फील्ड है या नहीं है, वहां पे हम टेस्ट मास का कॉन्सेप्ट रखते हैं। एक ऐसा मास जिसको हम 1 किलो मान लेते हैं, अगर कहीं पर ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको छोड़ दूंगा। सपोज करो किसी जगह पर ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड इधर की तरफ है, यहां पर मैं m0 मास को छोड़ दूंगा तो ये जाएगा इधर की तरफ, जाएगा, ये जाएगा तो मुझे पता लग जाएगा कि यहां पे फील्ड है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हम करते हैं कि यहां पर एक अपनी मर्जी से m मान लीजिए कि ये है, अगर इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो हम कह देंगे यहां ग्रेविटेशनल फील्ड भी क्या है, 0 है। तो मैं ये मान लेता हूं
कि यहीं पर बीच में यहां से डिस्टेंस पूछिए क्वेश्चन में, तो यहां से x डिस्टेंस पर कोई एक मास मान लेता हूं m0, ये मेरे लिए कहलाएगा टेस्ट मास। टेस्ट मास जनरली इज टेकन ऑफ 1 kg। अब अगर इस पर लगने वाला फोर्स 0 है इस जगह पर, तो इस जगह पर ग्रेविटेशनल फील्ड भी क्या है, 0 है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या है, 0 है। तो मैं पता कर लेता हूं इस m नोड पर कितना फोर्स लग रहा है। इस m नोड पर कौन कौन फोर्स लगाएगा, एक ये लगाएगा और ये लगाएगा। 3m वाला इसको इधर खींचेगा, इसको मैं बोल देता हूं 3m वाले का फोर्स, और 9m वाला इसको इधर खींचेगा, जिसको मैं F9 कह दूं। तो नेट फोर्स जो आएगा वो होगा 3 वाला फोर्स प्लस 9 वाला फोर्स। इन दोनों को जोड़ करके अगर 0 आ जाता है तो हम कह देंगे यहां पर नेट फोर्स क्या है, 0 है, नेट फील्ड भी क्या है, 0 है। इसका मतलब है F3 शुड बी माइनस ऑफ F9। इस बात का मतलब यह है कि बोथ द फोर्सेस मस्ट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दोनों वेक्टर बराबर है, यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बराबर है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑलरेडी अपोजिट है, यानी कि इसका कंफर्मेशन तो हो गया, सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड का कंफर्मेशन करना है। इसलिए हम इनके सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे कि एक ऐसी जगह जहां पर ये जिस फोर्स से खींच रहा है उतना ही फोर्स से ये भी खींच ले, तो इस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 आ जाएगा। तो F3 वाले का फोर्स कितना है, G m नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। उसका फोर्स कितना है, G m नॉट अपॉन 100 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका है x, तो इसका 100 माइनस एक्स। अब x के लिए इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। करो जल्दी से। हाँ वो तो मान लेंगे, तो कट जाएगा, मानने की जरूरत नहीं है। बट इससे पहले लिखोगे इफ नेट फोर्स इज 0 at x distance from 3m mass, बेटा मानने की भी जरूरत नहीं है, इधर कट रहा है। इसमें क्वाड्रेटिक बनेगी आपकी, मेरे पास ये है आंसर। चलिए मैथ्स मैंने आप पे छोड़ दिया, इतना तो कर लोगे ना, क्वाड्रेटिक बना करके यहां तक पहुंच जाओगे आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन है मतलब मार्केट में, और तो कोई खास मुझे पता नहीं लग रहा। चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। लिखिए ग्रेविटी, ग्रेविटी क्या है, लिखिए ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एज ग्रेविटी। ये मैं पहले भी बता चुका हूं। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ फोर्स, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी। खत्म। जब यानी कि ग्रेविटी बोल रहा है तो समझ जाना कि अर्थ की अट्रैक्शन की बात करता है। लिखिए इसमें ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स 1 किलोग्राम फोर्स, ये यूनिट है। 1 किलोग्राम फोर्स, 2 किलोग्राम फोर्स, 3 किलोग्राम फोर्स। क्या मतलब होता है इसका, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन 1 किलोग्राम मास
देखते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन 1 किलोग्राम मास। ग्रेविटी का फोर्स क्या होता है? अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को mg फोर्स से खींचती है। m की वैल्यू रख दीजिए 1, g को रख दीजिए 9.8 न्यूटन। तो ये हो गया 9.8 न्यूटन के बराबर, और इसी को वो क्या कह रहा है? 1 किलोग्राम फोर्स। तो बेसिकली 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। 2 किलोग्राम फोर्स विल बी 2 इंटू 9.8 न्यूटन। क्लियर है? तो ये हो गया आपके पास 1 किलोग्राम फोर्स। अगर बोल दे 1 ग्राम फोर्स, F इज इक्वल टू mg 1 इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर की जगह क्या लिख दोगे? सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी क्या है? ग्राम में। तो अब ये न्यूटन की जगह क्या लग जाएगा? डाइन। तो 1 ग्राम फोर्स इज इक्वल टू 980 डाइन। ये बहुत कम यूज होता है, ये ज्यादा यूज होता है। है? हाँ हाँ, ये एमकेएस में, इसको सीजीएस में डाइन कहते हैं। न्यूटन का सीजीएस में नाम डाइन है। सीजीएस समझता है? ये तो हो गई ग्रेविटेशनल यूनिट। 1 किलोग्राम फोर्स इंपॉर्टेंट है, दैट इज 9.8 डाइन के बराबर होता है, 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। लिखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको हम बताएंगे स्मॉल जी से। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर अर्थ किसी को अपनी तरफ फोर्स से खींच रही है, सपोज करो ये m मास का ऑब्जेक्ट है और ये आपके पास अर्थ है कैपिटल R डिस्टेंस रेडियस की। अगर अर्थ इसको अपनी तरफ खींचेगी तो एक्सेलरेशन भी लगाएगी। अगर ये जो ऑब्जेक्ट है अर्थ की सरफेस से h डिस्टेंस पर है या सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर है, तो अर्थ का इस पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स होगा gm स्मॉल m अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, और इसी फोर्स को आप क्या कहते हो? mg। यानी कि ये हो गया gm अपॉन r स्क्वायर। इसमें r क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, राइट। अगर आप इस स्मॉल r को हटाना चाहते हैं तो आप कैपिटल R प्लस h का स्क्वायर भी कर सकते हैं, जहां पर कैपिटल R क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ, और h क्या है? हाइट फ्रॉम द सरफेस। वैसे तो दे देता है, बाकी ना दे तो इतना तो जी के रखी लोग केबीसी में चले गए तो क्या होगा? 6400 किलोमीटर होती है अर्थ की रेडियस। तो ये होता है आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन gm अपॉन r स्क्वायर। जी क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। m क्या है? किसका है? देखना जरा ऑब्जेक्ट का है क्या? जल्दी करो, रेडियस पर लिखा था 6400 किलोमीटर, ये डिस्टेंस 6400 किलोमीटर है। अब सरफेस पे कितना होता होगा? सरफेस का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट यहां पर है, तो g इज इक्वल टू gm अपॉन r स्क्वायर। r क्या है? सेंटर से डिस्टेंस। अगर ऑब्जेक्ट यहां है तो हाइट तो इतनी होगी ना इसकी सेंटर से, और ये आता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताऊंगा सब जगह आऊंगा, पहले लिखो।
तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का मेन फॉर्मूला है ये, और आर होती है दोनों के सेंटर्स की डिस्टेंस। ठीक है, हाइट दे देगा तो मुझे पता है कि हाइट मुझे ये देगा, फिर ये मेरे को देगा क्वेश्चन में, तो ये प्लस ये जोड़ दूंगा। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज ट्रू फॉर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन एट द सरफेस ऑफ अर्थ? व्हाट इज ट्रू फॉर द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन at the surface of earth if density of earth is constant? if density of earth यानी अर्थ के अंदर का हिसाब किताब is constant, your options are बताइए। लिखा तो है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एट द सरफेस ऑफ अर्थ इफ डेंसिटी ऑफ अर्थ इज कांस्टेंट। आपका इसमें जो कीवर्ड है वो ये है कि डेंसिटी ऑफ अर्थ इज कांस्टेंट। अब आप जो आंसर दे रहे हो वो इस फॉर्मूले के बेस पर दे रहे हो, G will be proportional to 1 upon r square if mass is constant. क्लियर? बट क्वेश्चन में क्या कह रखा है? डेंसिटी। तो जो बात बोल रखा है इफ डेंसिटी इज कांस्टेंट, डेंसिटी को मैं रो मान लेता हूं, तो मास क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? अर्थ का स्फेयर है 4/3 पाई आर क्यूब। वैल्यू रखो, फोर, 3 कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, डेंसिटी आप कांस्टेंट मान लीजिए, पाई कांस्टेंट है। तो इफ रो इज कांस्टेंट, जी इज प्रोपोर्शनल टू आर। योर ऑप्शन इज ए। सो ग्रेविटी के दो फॉर्मूले हैं, जीएम अपॉन आर स्क्वायर, कहां पर? सरफेस पर, और 4/3 0 पाई आर, 4/3 0 पाई आर। इट्स जीरो नॉट जीरो, और इनकी वैल्यू होती 9.8। तो ये था हमारे पास ग्रेविटी का फॉर्मूला। वैसे यूनिवर्सल फॉर्मूला ये है, हर जगह लगेगा। आर कहां से लेना है? सेंटर से। वेरिएशन इन ग्रेविटी, वेरिएशन इन ग्रेविटी, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना फॉर स्कूल एग्जाम्स। 4-5 चीजें कराऊंगा, 4 चीजें कराऊंगा इसमें, चारों में से कोई भी एक पूछ सकता है या चारों ही पूछ लेगा अगर मेजर क्वेश्चन बनाया तो। ठीक है, तो आपको एज इट इज याद होना चाहिए। पहला, अब हमें पढ़ना है कि ये ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन 9.8 जो है, क्या ये हमेशा कांस्टेंट होता है या ये चेंज होता रहता है? तो पहला लिखिए, ड्यू टू हाइट। ड्यू टू हाइट, पहली चीज जो इस पे असर डालती है वो है हाइट। मुझे पता है ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर, और हाइट के हिसाब से ये हो गया आर प्लस एच का होल स्क्वायर एच। अगर मैं इससे दूर जाता जाऊंगा तो एच की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो ग्रेविटी कम होती जाएगी। यानी कि आप अर्थ से जितना दूर जाओगे ग्रेविटी कम होती जाएगी, और जितना पास आओगे ग्रेविटी बढ़ती जाएगी। चलिए लिखिए इसको।
और एट सरफेस कितनी हो जाएगी? तेरी ऐसी की तैसी, मतलब बिना दिमाग की बातें करता है। इसी तरह से मैं गाना गा रहा हूँ 9.8 का। शान है, होली चौक में नजर आएगा सीधे। इसमें से आर से आर काट दो, आर कॉमन ले लो। अगर इस h की वैल्यू इस r से बहुत बड़ी है तो h अपॉन h की वैल्यू r से बड़ी है। हाइट कम कर देता हूं ना, ऐसा करता हूं। अगर इस h की वैल्यू r से छोटी है तो h अपॉन r 1 से काफी छोटा आ जाएगा, तो हम यहां पर बाइनोमियल अप्लाई कर सकते हैं। बाइनोमियल क्या था कि 1 प्लस एक्स की पावर n है, तो आप इसको 1 प्लस एन एक्स कर सकते हो। ये था बाइनोमियल, है ना? कब? इफ x इज लेस देन 1, अगर x की वैल्यू 1 से कम है तो इस n को आगे मल्टीप्लाई कर देते हो। यह है बाइनोमियल। तब यहां पर ये x है हमारा, मैंने बोल दिया कि इसकी वैल्यू क्या है, 1 से कम है, तो मैं इस पर बाइनोमियल अप्लाई करूंगा तो ये आपका आगे की तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा। बट ये फॉर्मूला कब लगा सकते हो? जब h r से छोटा हो। कितना छोटा हो वो बात है। छोटे का मतलब कितना छोटा। कब आप उस चीज को नेगलेक्ट करते हो? पहले आप इसको लिखो। ठीक है, तो ये आपसे पूछ लेता है। अब अगर आपको फॉर्मूले की बात करूं तो जी एच अपॉन जी नोड आर अपॉन आर प्लस एच, ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है। बट जब आप इसको लगाओगे तो इसमें हमने एक एजम्पशन मानी हुई है, क्या? कि h जो है वो r से छोटा होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला तब लगाओगे जब h इज लेस देन 320 किलोमीटर और h इज नॉट गिवन इन टर्म्स ऑफ r। मतलब ऐसा ना बोल दे कि h की वैल्यू 2r है, h की वैल्यू r/2 है। अगर ऐसा बोल देता है तो आप ये लगा दो, क्योंकि h की वैल्यू r/2 बोलेगा, r/2 r से r कट जाएगा, इजीली कैलकुलेशन हो जाएगा। लेकिन बोलता है कि h की वैल्यू 20 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर है, तब आप ये वाला लगाओगे। ठीक है, लिख लीजिए। तो हमने ये पता लगा लिया कि सरफेस से जैसे ऊपर जाते हो ग्रेविटी कम होती जाती है। अगला लिखिए, वेरिएशन ड्यू टू डेप्थ। ये भी इंपॉर्टेंट है, चारों कराऊंगा, चारों के चारों इंपॉर्टेंट है। वेरिएशन ड्यू टू डेप्थ, यानी कि अगर अर्थ के अंदर जाएं तो ग्रेविटी कैसे चेंज होती है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। सपोज कीजिए ये अर्थ है और मैं इस पॉइंट P पर ग्रेविटी निकालना चाहता हूं अर्थ के अंदर। तो मैंने कहा ठीक है चलो, तो मुझे यहां पर ग्रेविटी निकालनी है जो सरफेस से d डेप्थ पर है। रेडियस तो इसकी क्या है, r। अब क्या है कि इस P पॉइंट पर अगर मैं एक टेस्ट मास रखूंगा तो ग्रेविटी उसको अंदर की तरफ खींचेगी, तो इतना मास खींचेगा, है ना? और ये डिस्टेंस कितनी है, r माइनस डी, जिसको मैं x कह देता हूं अभी। तो अगर ये सीन है, बाहर वाला भूल जाओ, ये सीन है, तो ग्रेविटी एट P पॉइंट कितना निकलेगा,
जीएम अपॉन आर स्क्वायर है। यहां पर आर कितना है, सेंटर से डिस्टेंस यानी कि एक्स, और एक्स कितना है, आर माइनस डी। तो ये आ गया जीएम अपॉन आर माइनस डी का स्क्वायर। बट ये एम की जगह में क्या रखूंगा, इसका मास एम डैश। एम डैश की वैल्यू कैसे निकालूं, क्योंकि पूरी अर्थ का मास तो कैपिटल एम है, रेडियस कैपिटल आर है, इसका कैसे निकालूं। तो मैं ये कह दूंगा कि इफ 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम, अर्थ का वॉल्यूम इतना ही है, हैज एम मास, तो इतने से वॉल्यूम का मास कितना आएगा। ये वैल्यू पुटअप कीजिए ऊपर। तो ग्रेविटी एट डेप्थ तो इस पॉइंट पर ग्रेविटी इतनी आई। लिखिए, ये अंदर वाला गोला है, इसकी रेडियस कितनी है, आर कहाँ है यार, आर तो पूरे की है, एक्स की वैल्यू कितनी है, बोल रहे पूरा आर है यार, ये पूरा आर है, ये डी है, ये पूरा आर है, ये डी है, तो ये कितना है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई इसकी रेडियस। अब मैं इसको कंपेयर करता हूं सरफेस पर ग्रेविटी से। सरफेस पर ग्रेविटी कितनी होती है, जीएम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। इसका कंपैरिजन इससे करता हूं, तो जी डी अपॉन जी नोट। जी डी क्या है, और जी नोट क्या है, अगर आप आर कॉमन लेना चाहते हैं तो कॉमन भी ले सकते हैं। अब आप देखिए, इसको देखना, जी डी इज इक्वल टू जी नॉट 1 माइनस डी बाई आर। अगर डी की वैल्यू बढ़ा दूं, यानी कि और ज्यादा अंदर जा रहा हूं, तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी, और ये वैल्यू ये कम हो जाएगी। एक में से ज्यादा माइनस कर दो तो कमी तो बचेगा, ये वैल्यू कम होगी, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। यानी कि इफ डी इंक्रीजेस ग्रेविटी डिक्रीजेस, यानी कि सरफेस से जितना अंदर जाओगे ग्रेविटी कम होती जाएगी। और एट सेंटर अगर आप निकालना चाहते हैं तो सेंटर पे जाओगे, यानी कि यहां पर, तो डी की वैल्यू क्या हो गई, आर, तो डी की वैल्यू आर रखोगे तो ये 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, तो जी डी हो जाएगा आपका 0। यानी कि अर्थ के सेंटर पर ग्रेविटी नहीं होती। लिखो इसको।